गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। क्लास 9th और 10th का हम लोग पढ़ रहे हैं जो है आप इंग्लिश ग्रामर में जो है पंक्चुएशन। ठीक है, क्लास 9th और 10th में इंग्लिश ग्रामर में लेसन 14 है पंक्चुएशन। पंक्चुएशन में कल आप पढ़े थे कैपिटल लेटर। कैपिटल लेटर का प्रयोग कहाँ करते हैं इसको पढ़ लिए थे। अब अगला इसमें है जो है कि फुल स्टॉप का प्रयोग कहाँ करेंगे, कॉमा का प्रयोग कहाँ करेंगे। ठीक है, तो हम देखते हैं फुल स्टॉप का प्रयोग कहाँ करते हैं। फुल स्टॉप का प्रयोग जो है, फुल स्टॉप का मतलब होता है पूर्ण विराम। हिंदी में क्या होता है, पूर्ण विराम। जैसे हिंदी में कोई वाक्य लिखते हैं और वाक्य के अंत में एक पूर्ण विराम देते हैं, खड़ी पाई देते हैं, इसको पूर्ण विराम बोलते हैं। पूर्ण विराम का मतलब होता है पूरा रुकना, फुल स्टॉप। उसी तरह इंग्लिश में जो है जब कोई वाक्य लिखते हैं तो एक बिंदी देते हैं जिसे हम फुल स्टॉप बोलते हैं। ऐसे एक बिंदी देंगे जिसे हम बोलते हैं फुल स्टॉप। तो इसका प्रयोग हम कहाँ करते हैं, ठीक है, इसका प्रयोग हम कहाँ करते हैं। तो इसका प्रयोग जो है हम असर्टिव सेंटेंस तथा इंपरेटिव सेंटेंस के अंत में इसका हम प्रयोग करते हैं। असर्टिव सेंटेंस तथा इंपरेटिव सेंटेंस के अंत में हम फुल स्टॉप का प्रयोग करते हैं। असर्टिव सेंटेंस मतलब होता है विधि सूचक वाक्य। असर्टिव सेंटेंस दो प्रकार का होता है, पढ़ाया गया है, अफर्मेटिव सेंटेंस और निगेटिव सेंटेंस। यानी अफर्मेटिव सेंटेंस और निगेटिव सेंटेंस के अंत में हम फुल स्टॉप लगाते हैं और इंपरेटिव सेंटेंस में हम फुल स्टॉप लगाते हैं तथा इंपरेटिव सेंटेंस में क्या करते हैं, फुल स्टॉप लगाते हैं। तथा कुछ संक्षिप्त नामों से के बाद में कुछ संक्षिप्त नाम हो वहाँ लगाते हैं। देखते हैं जो है कह रहा है कि फुल स्टॉप को पीरियड या स्टॉप भी कहते हैं। हिंदी भाषा में इसे पूर्ण विराम कहा जाता है। हिंदी भाषा में इसे पूर्ण विराम कहा जाता है ना। कह रहा है हिंदी भाषा में इसे पूर्ण विराम कहा जाता है। कह रहा है असर्टिव सेंटेंस तथा इंपरेटिव सेंटेंस के वाक्यों के अंत में फुल स्टॉप का प्रयोग किया जाता है। असर्टिव सेंटेंस तथा इंपरेटिव सेंटेंस के वाक्यों के अंत में फुल स्टॉप का प्रयोग किया जाता है। जैसे ही रीड्स अ बुक, वह एक किताब पढ़ता है। तो ही रीड्स अ बुक, यहाँ एक बिंदी दी है, इसको बोलते हैं फुल स्टॉप। इसका मतलब कि यह वाक्य समाप्त हो गया। इसके आगे कोई वाक्य लिखेंगे तो हम फिर कैपिटल टेक्स्ट लिखेंगे जो आप पढ़ चुके हैं। सी डज नॉट राइट अ लेटर, वह एक पत्र नहीं लिखती है। सी डज नॉट राइट अ लेटर, यहाँ फुल स्टॉप हो गया। ठीक है, ये असर्टिव सेंटेंस का वाक्य है, ये अफर्मेटिव है, ये निगेटिव है। अब कह रहा है कि इंपरेटिव सेंटेंस जैसे थैंक हिम, उसे धन्यवाद दो। कीप क्वाइट, शांत रहो। नहीं गो देयर, वहां जाओ। डोंट डिस्टर्ब मी, मुझे डिस्टर्ब मत करो। डोंट लाफ एट द बेगर, भिखारी पर मत हंसो। तो इसके अंदर क्या होगा, फुल स्टॉप होगा। यानी असर्टिव सेंटेंस और इंपरेटिव सेंटेंस के अंत में हम क्या करते हैं, फुल स्टॉप देते हैं। फुल स्टॉप का मतलब क्या, एक बिंदी देते हैं लास्ट में, जिसको हम बोलते हैं फुल स्टॉप का मतलब पूरा रुकना। ठीक, और क्या करते हैं फुल स्टॉप का प्रयोग। कह रहा है संक्षिप्त रूप वाले शब्दों, संक्षिप्त रूप वाले शब्दों तथा लघु हस्ताक्षरों के बाद, जैसे हम कहें एम ए, एम के बाद फुल स्टॉप है, एक बार फुल स्टॉप है। यह क्या है, संक्षिप्त नाम है। जैसे कोई नाम का संक्षिप्त, जैसे एम ए का मतलब क्या है, मास्टर ऑफ आर्ट्स। तो मास्टर ऑफ आर्ट्स पूरा लिखेंगे मास्टर ऑफ आर्ट्स, तब फुल स्टॉप जरूरत नहीं है। लेकिन उसको शॉर्ट में जब लिख देंगे कि एम ए, तो फुल स्टॉप रहेगा दोनों, एम के बाद भी ए के बाद भी। एम ए मास्टर ऑफ आर्ट्स। अब बी ए बैचलर ऑफ आर्ट्स, बैचलर ऑफ आर्ट्स यहाँ भी रहेगा। एमपी में फुल स्टॉप है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। तो किसी भी नाम के संक्षिप्त नाम में हम फुल स्टॉप का प्रयोग करते हैं। ठीक है, एमएलए मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। तो किसी भी नाम में जो है अगर संक्षिप्त नाम है तो हम फुल स्टॉप का प्रयोग करते हैं। जैसे एसडीओ है, एस आर शर्मा किसी का नाम है, एस आर शर्मा, तो इस शॉर्ट में एस आर शर्मा, तो यह फुल स्टॉप रहेगा। तो किसी भी शब्द के संक्षिप्त रूप से लिखना हो तो वहाँ फुल स्टॉप रहेगा। और कोई नाम हो और लघु हस्ताक्षर लिखना हो, जैसे एम आर शर्मा, आरपी शर्मा, पीएस शर्मा, पीएस पांडे, कुछ भी लिखना हो, अगर शॉर्ट में लिखना है तो वहाँ पे फुल स्टॉप रहेगा। ठीक है, तो फुल स्टॉप का प्रयोग कहाँ करते हैं, जो है असर्टिव सेंटेंस में, इंपरेटिव सेंटेंस में, और किसी नाम को संक्षिप्त करने के लिए, लघु हस्ताक्षर के लिए हम फुल स्टॉप का प्रयोग करते हैं। ठीक है, पंक्चुएशन में सारी चीजें आएंगी।
कर देगा कि इस वाक्य को पंक्चुएट करिए, सही लिखिए, तो हमको सारी चीज़ों का ध्यान देना है। कैपिटल लेटर का, स्मॉल लेटर का, फुल स्टॉप का, कॉमा का, इन्वर्टेड कॉमा का, प्रश्नवाचक चिन्ह का, संबोधन का, सारी चीज़ों ध्यान देना है। ठीक है। इसके बाद आता है फुल बाद कॉमा। अगला नियम है कॉमा। कॉमा जो होता है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कॉमा लगाना जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका बहुत ध्यान दीजिए कि कॉमा का प्रयोग, जो कॉमा होता है इसका प्रयोग क्या करते हैं, तो कॉमा ऐसे लिखा हुआ है, कॉमा जो है ऐसे कोई चीज लिखते हैं हम, तो उसके बाद कॉमा कब लिखते हैं कॉमा का प्रयोग, इसको सुनिए। कह रहा है कि पंक्चुएशन में काम सब कह रहा है, पंक्चुएशन में कॉमा जो है सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। पंक्चुएशन में कॉमा सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। इसका प्रयोग निम्नलिखित दशाओं में होता है। पहला, एक ही पार्ट ऑफ स्पीच के दो से अधिक शब्दों को पृथक करने के लिए। कह रहा है एक ही पार्ट ऑफ स्पीच के दो से अधिक शब्दों को पृथक करने के लिए, अलग करने के लिए। जैसे हम कहें कि मोहन, सोहन और मुकेश मेरे भाई हैं, तो एक ही पार्ट ऑफ स्पीच है, क्या है, नाउन है, सब नाउन है, मुकेश है, मोहन है, सुरेश है, सब नाउन है। तो मुकेश बाद कामा, सुरेश बाद कामा, और जब एंड आएगा तब कामा नहीं लगेगा। लास्ट में जब एंड है तो वहाँ कामा नहीं लगेगा। मुकेश, सुरेश एंड मोहन आर ब्रदर्स, भाई हैं। तो कह रहा है कि एक ही पार्ट ऑफ स्पीच के दो से अधिक शब्दों को पृथक करने के लिए कामा का प्रयोग करते हैं। जैसे मुनीश, कामा है, रमेश, कामा है, महेश एंड मुकेश। जहां एंड लगेगा वहां कामा नहीं होगा, क्योंकि अब और एंड मीन्स और, वह जोड़ रहा है उस शब्द को। एंड मुकेश आर ब्रदर्स, और मुकेश भाई हैं। जैसे आप कहें कि मैं बाजार गया, तो बाजार से क्या खरीदे आप, आपने कहा कि पेन, बुक, इरेजर है ना, और कुछ और सामान खरीदा। तो बुक है, बुक के बाद कामा रहेगा, पेन के बाद कामा रहेगा, इरेजर में कामा रहेगा, पेंसिल है, पेंसिल में कामा रहेगा, एंड और जो सामान खरीदे तो वहां पे एंड ले जाएगा। तो एक ही पार्ट ऑफ स्पीच को अलग अलग करने के लिए हम कहें कि वे भाई हैं, मोहन, सोहन, सीता, गीता, हम कहते हैं माई फ्रेंड्स, मोहन, सोहन, मुकेश एंड रमेश आर माई फ्रेंड्स। तो मोहन का कामा, सोहन के बाद कामा, रमेश के बाद एंड लगाया तो एंड महेश आर माई फ्रेंड्स, मेरे मित्र हैं। तो एक ही पार्ट ऑफ स्पीच को अलग अलग करने के लिए, पृथक पृथक करने के लिए हम कॉमा का प्रयोग करते हैं। पहला नियम है कि एक ही पार्ट ऑफ स्पीच को अलग अलग करने के लिए कॉमा का प्रयोग करते हैं। दूसरा क्या कह रहा है कि अब वही है, द जर्नी वाज लॉन्ग, ये शब्द था और ये वाक्य में आ गया कि द जर्नी वाज लॉन्ग, यात्रा लंबी थी, कामा हो गया। द जर्नी वाज लॉन्ग, डल मीन्स उबाऊ, भद्दा, एंड डेंजरस और खतरनाक थी। अब देखिए यहाँ पे लॉन्ग, डल एंड डेंजरस। अब एक ही चीज है कि द जर्नी वाज लॉन्ग, डल एंड डेंजरस, यात्रा लंबी, उबाऊ और खतरनाक थी। तो यहाँ पे लॉन्ग के बाद कामा हो गया, क्यों, क्योंकि लॉन्ग के बाद डल आया है, तो एक ही पार्ट ऑफ स्पीच की चीजें जो है यहाँ पे एंड हो जाए। जब एंड लगेगा तब कामा नहीं लगेगा। 3-4 दिया हुआ हो कोई शब्द लगातार, तो तीनों के साथ कामा लगेगा, लेकिन लास्ट वाला शब्द है उसको पहले एंड लगा है तो वहाँ कामा नहीं लगेगा, क्योंकि एंड खुद जोड़ रहा है उसको। अब कह रहा है ही डिड हिज वर्क नीटली, वह अपना कार्य, नीटली मैंने स्वच्छता, साफ, क्विकली मैंने तेजी से, एंड करेक्टली मैंने सही से। अब देखो नीटली में कामा, क्विकली एंड करेक्टली, वह अपना कार्य जो है स्वच्छ, शीघ्र और सही से किया। तो यहाँ पे कामा हो जाएगा नीटली, क्विकली एंड करेक्टली। ठीक है, तो यहाँ पे हम कामा का प्रयोग करते हैं। ठीक है, अगला नियम कहाँ कामा का प्रयोग करते हैं, ये कामा का प्रयोग करते हैं। अगले नियम क्या है कामा का प्रयोग करने के लिए, नॉमिनेटिव ऑफ एड्रेस, अर्थात वाकेटिव केस में। नॉमिनेटिव ऑफ एड्रेस क्या होता है, वाकेटिव केस क्या होता है, ध्यानाकर्षण कराने के लिए,
संबोधन अगर कोई है तो वहाँ जो है कामा, जैसे हम कहें कि मोहन गो देयर, हमने संबोधन किया कि मोहन गो देयर, मोहन वहाँ जाओ, तो मोहन बस कामा होगा। जब संबोधन किया जाए किसी का नाम लेके, हम कहें मोहन गो देयर, क्योंकि मोहन आया फिर वाक्य इंपरेटिव सेंटेंस आ रहा है, मोहन आ गया और फिर वाक्य इंपरेटिव सेंटेंस आ गया, तो मोहन गो देयर यानी मोहन से कह रहे हैं मोहन वहाँ जाओ, तो मोहन का कामा रहेगा। वाक्यटिव केस का मतलब होता है ध्यान आकर्षण करना, ध्यान को आकर्षित करना कि पहले मोहन को हम कह रहे हैं मोहन गो देयर, मोहन वहाँ जाओ। या ऐसे होता है कम हियर मोहन, यानी कम हियर यहाँ आओ मोहन। तो जब वाक्य के पहले या वाक्य के अंत में अगर संबोधन होता है तो उससे पहले क्या रहेगा, कामा रहेगा, है ना। मोहन कम हियर या कम हियर मोहन, तो कामा रहेगा। जैसे क्या कर रहा है कि नॉमिनेटिव ऑफ एड्रेस अर्थात वाक्यटिव के संबोधन के बाद में जैसे हरी डू योर वर्क, हरी का कामा हो गया, डू योर वर्क अपना काम करो, हरी अपना काम करो, तो हरी का कामा आया, हरी डू योर वर्क। इसको बोलते हैं वाक्यटिव केस ध्यानाकर्षण, ध्यान का आकर्षण करना। और उसके बाद संबोधन इसको बोलेंगे, किसी किसी का संबोधन करते हैं तो पहले संबोधन करते हैं तो पहले ही कामा रहेगा, और बाद में करेंगे तो बाद में रहेगा। तो हरी डू योर वर्क, हरी अपना काम को, हरी का कामा हो गया। कम हियर मोहन, यहाँ आओ मोहन, तो कम हियर का कामा रहेगा, इसका ध्यान दीजिए। ठीक, अगला नियम है कि नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट कंस्ट्रक्शन के बाद में जैसे गॉड विलिंग वी शैल मीट अगेन, ईश्वर की इच्छा होगी तो हम पुनः मिलेंगे, तो यहाँ पे कामा है। इट बीइंग अ वेरी हार्ड डे, कह रहा है इट बीइंग अ वेरी हार्ड डे आई कुड नॉट स्लीप, आज बहुत गर्मी है, आई कुड नॉट स्लीप, मैं सो नहीं सका, ठीक ना। तो इसके बाद कामा रहेगा। ठीक है, अगला नियम है कि पार्टिसिपल फ्रेज के बाद, पार्टिसिपल क्या होता है, प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल और परफेक्ट पार्टिसिपल, तीन होते हैं, प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल और परफेक्ट पार्टिसिपल। तो ये पार्टिसिपल का वाक्य आता है उसमें कामा रहेगा। पार्टिसिपल का मतलब क्या है, हम कहें कि सांप को देखकर मैं डर गया, सीइंग द स्नेक आई फियर्ड, तो सीइंग द स्नेक के बाद कामा रहेगा। सांप को देखकर, तो इसमें क्रिया में आई लग जाता है, तो ये जब क्रिया में आई लग जाएगा पहले ही जो है तो यह प्रेजेंट पार्टिसिपल हो जाता है। तो ऐसा यदि वाक्य आता है तो हम कामा लगाने से पार्टिसिपल फ्रेज के बाद कह रहा है कि हियरिंग द नॉइज, शोर सुनकर, द थीफ रैन अवे, चोर भाग गए। तो हियरिंग द नॉइज के बाद क्या कामा होगा, इसी को बोलते हैं पार्टिसिपल, ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है। ऐसा वाक्य दिया आएगा हियरिंग द नॉइज तो कामा रहेगा। सीइंग द लायन, शेर को देखकर आई फियर, मैं डर गया, तो सीइंग द लायन का कामा होगा। सीइंग द स्नेक के बाद कामा होगा, ये पार्टिसिपल है। अगर पार्टिसिपल आएगा इस तरह का वाक्य आएगा तो उसमें कामा होगा। ठीक है, अब कह रहा है केस इन अपोजिशन के, नाउन से पहले और बाद में, केस इन अपोजिशन के नाउन से पहले और बाद, समानाधिकरण, केस इन अपोजिशन का मतलब समानाधिकरण, इसकी हिंदी होती है समानाधिकरण। केस इन अपोजिशन के पहले बाद में सुनिए ध्यान से, अगर किसी का नाम लिखा है और उसी के बारे में फिर कुछ कह रहा है तो हम कामा लिखेंगे। वह पहले भी आ सकता है, बाद में भी आ सकता है, शुरू में भी आ सकता है, अंत में भी आ सकता है। अगर किसी का नाम लिखा है और उसी के बारे में कुछ कह रहा है तो केस इन अपोजिशन वही होता है समानाधिकरण, पुनः उसके बारे में कुछ कहना। जैसे हम कहें कि कबीर, कबीर द ग्रेट रिफॉर्मर वाज अ वेवर, देखिए कबीर आ गया तो कबीर का कामा हो गया। क्यों कामा हुआ, क्योंकि उसी के बारे में कह रहा है कि द ग्रेट रिफॉर्मर। यदि इसके बारे में पुनः कुछ कहा जा रहा है ना, तो इसी को हम बोलते हैं केस इन अपोजिशन। यह नाउन के पहले या बाद में आता है, शुरू में भी आ सकता है, अंत में भी आ सकता है, तो हम कामा देते हैं। जैसे कबीर लिखा, कबीर तो कामा होगा द ग्रेट। जब उस कबीर के बारे, किसी के बारे में अगर कुछ कहा जाएगा उसी के बारे में दोबारा, तो वहां पे कामा होगा। कबीर कामा है, द ग्रेट रिफॉर्मर कामा है, वाज अ वेवर। कबीर महान रिफॉर्मर में सुधारक, कबीर महान सुधारक थे जो एक जुलाहा थे।
वेबर मीन्स जुलाहा, वेबर मीन्स जुलाहा, यानी कबीर महान सुधारक थे जो एक जुलाहा थे। तो कबीर का कामा और ग्रेट रिफॉर्मर का कामा। जैसे हम कहें कि सचिन, हम कहें सचिन आवर कैप्टन इज अ गुड बैट्समैन। सचिन के बाद कामा क्यों? क्योंकि सचिन के बारे में कहा जाए आवर कैप्टन, सचिन हमारा कप्तान, इज अ गुड बैट्समैन, एक अच्छा बैट्समैन है। सचिन हमारा कप्तान जो एक अच्छा बैट्समैन है। तो अब सचिन के बारे में आगे कहा जा रहा है, तो ऐसा दिमाग क्या आएगा? सचिन आवर कैप्टन, तो या आवर वाइस कैप्टन, तो सचिन के बाद कामा आवर वाइस कैप्टन बन क्या होगा? कामा होगा, और इसके बाद लिखेगा जो है इज अ गुड बैट्समैन। इससे क्या होगा? इज अ गुड बैट्समैन। ठीक है। अगला एक वाक्य है कि वी स्टिल रिमेम्बर्ड अकबर, हम अकबर को याद रखेंगे, द सन ऑफ हुमायूं, जो हुमायूं के लड़के हैं, जो हुमायूं के लड़के हैं हम उनको याद रखेंगे। या अकबर का कामा रहेगा द सन ऑफ हुमायूं इज स्टिल रिमेम्बर, अकबर हुमायूं के लड़के हैं जिन्हें क्या करेंगे? याद रखेंगे। ठीक है। तो इस तरह जो केस इन अपोजिशन आएगा, कोई शब्द दिया हुआ है उसके बारे में कुछ कहा जा रहा है आगे, तो वहां पे कामा होगा दोनों शब्द के बारे में, एक शब्द के रूप में रहेगा और एक आगे वाला वाक्य या तो शब्द रहेगा या तो कोई फ्रेज रहेगा, कोई वाक्यांश रहेगा। ठीक है। अब कह रहा है कि डायरेक्ट स्पीच में सैड या ऑब्जेक्ट के बाद कामा लगाते हैं। डायरेक्ट स्पीच का दिमाग क्या आता है? मोहन सैड, कामा होगा। सोहन सैड टू मी, मी के बाद कामा होगा। तो कामा जो है डायरेक्ट स्पीच में, आप डायरेक्ट नहीं पढ़े हैं, डायरेक्ट स्पीच में जो है का वाक्य कोई दिया हुआ है, मोहन सैड के बाद कामा होगा, या मोहन सैड टू मी दिया है तब कामा होगा। तो डायरेक्ट स्पीच में सैड या ऑब्जेक्ट के बाद हम कामा लगाते हैं, उसके बाद इन्वर्टेड कामा हो जाएगा फिर। ठीक है। जो इन्वर्टेड कामा पढ़ेगा आगे बताया जाएगा। ठीक है। तो कह रहा है मोहन सैड सीता केम हियर, मोहन सैड का कामा हो गया, सीता केम हियर। हम कहेंगे मोहन सैड टू मी, ठीक है, सीता केम हियर, तो मी का कामा होगा। ठीक है। तो ऐसे कामा से बनाएगा। कह रहा है कि प्रिंसिपल क्लास के पूर्व तथा एडवर्ब क्लास के बाद में कामा लगाते हैं। प्रिंसिपल क्लास में क्या होता है? मुख्य उपवाक्य से पहले, और एडवर्ब क्लास बाद लगाते हैं। जैसे व्हेन ही केम हियर, जब वह आया तो कामा होगा, तो आई वाज स्लीपिंग, तो मैं सो रहा था, यहाँ पे क्या होगा? कामा होगा। प्रिंसिपल क्लास के बाद या पहले हम क्या लगाते हैं? कामा लगाते हैं। ठीक है। इफ यू वर्क हार्ड, यदि कंडीशन से आता है तो वहां पे क्या लगाना है? इफ यू वर्क हार्ड, यदि तुम कठोर परिश्रम करोगे तो यू विल पास, तो तुम पास हो जाओगे। इफ यू वर्क हार्ड, यदि तुम कठोर परिश्रम करोगे तो यू विल पास, तो तुम पास हो। कामा का मतलब है तो है। ठीक है ना। इसमें भी कामा रहेगा। ठीक है। दो यू आर रिच, यदि तुम धनी हो फिर भी यू आर नॉट हैप्पी, तुम क्या हो? प्रसन्न नहीं हो। तो इस तरह यह कामा का प्रयोग करते हैं। अब कह रहा है विशेषता प्रकट न करने वाले एडजेक्टिव क्लास से पहले, जैसे आई मेट हरी हु गेव मी योर लेटर, मैं हरी से मिला जिसने मुझे तुम्हारा पत्र दिया। तो यहाँ भी कामा का प्रयोग करते हैं। तो कामा का प्रयोग बहुत इंपॉर्टेंट है। कहाँ का करते हैं? एक ही पार्ट ऑफ स्पीच को अलग अलग करने के लिए, एक ही पार्ट ऑफ स्पीच क्या करने के लिए? अलग अलग करने के लिए। ठीक है। और नॉमिनेटिव ऑफ एड्रेस यानी संबोधन के लिए भी करते हैं, पहले या बाद में, और पार्टिसिपल से पहले करते हैं। ठीक है। और केस इन अपोजिशन, किसी के बारे में पुनः कुछ कहा जा रहा है तो वहां हम कामा का प्रयोग करते हैं। तो ये रहा जो है कामा का प्रयोग। ठीक है। इसको देख जाइएगा, और आपकी किताब में दिया हुआ भी है। ठीक है। तो इसको देख जाइएगा। इसके आगे फिर अगले वीडियो में देखेंगे जो है। धन्यवाद।